उत्तराखंड का खैट पर्वत, जिसे अक्सर परियों का पर्वत कहा जाता है, अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह धधकता लाल रंग का जैकेट हिमालय के शांत हरे-भूरे रंगों के बीच जैसे चुनौती दे रहा था। यार, इसे पैक कर दे, विक्रम ने फुसफुसाया। उसकी आवाज झाड़ियों में खो सी गई। मुसनकिरी के बाबा ने कहा था, चमकीले रंग नहीं पहनने, खासकर लाल नहीं। अप्सराएं। अर्जुन ने अपनी जैकेट पर हाथ फेरते हुए चिढ़कर कहा, अप्सराओं को मेरी जैकेट की परवाह नहीं विक। यह सिर्फ लोक कथा है, पहाड़ का रहस्य बनाए रखने के लिए। यह 2026 है, 1890 नहीं। यह बस एक ऊंचाई वाली झाड़ी है, कोई परियों का महल नहीं। विक्रम ने बस गहरी सांस ली। समीर, जो अब तक चुप था, ने कैमरे का लेंस एडजस्ट किया। क्या अर्जुन की बात सही थी? या पहाड़ के पुराने रहस्य आधुनिकता की परवाह किए बिना आज भी अपनी जगह पर थे? उस लाल जैकेट ने एक अनकही कहानी शुरू कर दी थी। उसका कैमरा अभी भी लटका हुआ था, इस्तेमाल नहीं किया गया था। देवदार और चीड़ के घने पत्तों से छनकर आ रही रोशनी घट रही थी। सूरज डूबने के साथ हवा भीषण रूप से ठंडी हो गई थी और यहाँ का सन्नाटा ऐसा था जैसे हर आवाज को दबाने वाला एक भारी ऊनी कंबल हो। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में 10,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित खैट पर्वत को स्थानीय रूप से परियों का देश कहते थे। लेकिन ये यूरोपीय कहानियों की दयालु परियां नहीं थी। गढ़वाली अप्सराएं, जिन्हें आंछरी कहते हैं, सुरक्षात्मक, कब्जा करने वाली और कुख्यात रूप से क्रूर थी। कहा जाता था कि वे युवा पुरुषों को बहकाकर ले जाती थी, खासकर उन लोगों को जो शोर करते थे या पहाड़ की पवित्र खामोशी को भंग करते थे। और अर्जुन ने दोनों ही पाप किए थे। उसने ट्रेक के शुरुआती हिस्से में जोर से संगीत बजाने पर जोर दिया था। वह तभी रुका जब विक्रम ने उसका फोन छीन लिया और उन ग्रामीणों की भयभीत नजरें दिखाईं, जिनसे वे मिले थे। हम अब खैटखाल मंदिर के पास हैं, समीर ने फुसफुसाते हुए कहा। अंधेरा छाने से पहले हमें वहां पहुंचना था। फिसलन भरी ढलान पर हांफते हुए हम उस प्राचीन संरचना की ओर बढ़ रहे थे। घने जंगल से खुली रिज पर आते ही एक बर्फीली हवा ने हमें जकड़ लिया। यह सिर्फ हवा नहीं थी, बल्कि एक लंबी, आह भरती फुसफुसाहट थी जो हर जगह से आती लग रही थी। मंदिर एक अभयारण्य से कम, त्याग का स्मारक अधिक था। उसके दरवाजे विकृत और घिसे हुए थे। अंदर हवा में ठंडे पत्थर, पुरानी धूप और कुछ धातु जैसी तीखी गंध थी। यह जगह किसी गहरे रहस्य को समेटे हुए थी। विक्रम और अर्जुन गहरी घाटी के किनारे खड़े थे। नीचे अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया था, लेकिन उस घने अंधेरे को चीरती हुई एक अजीब सी रोशनी टिमटिमा रही थी। यह किसी टॉर्च की सीधी किरण नहीं थी, न ही किसी घर की हल्की चमक। यह एक पीला, धड़कता हुआ सफेद गोला था जो हवा में एक टूटे हुए, चमकते हुए भूत की तरह नाच रहा था। उसकी गति असंभव थी, जैसे वह गुरुत्वाकर्षण को धता बता रहा हो। अर्जुन ने बुदबुदाया, कोई चरवाहा होगा, दिया लेकर, पर उसकी आवाज में कोई यकीन नहीं था। रोशनी उतनी ही अचानक गायब हो गई जितनी अचानक वह आई थी। विक्रम कांपते हुए बोला, एक चरवाहा जो चीते से तेज चलता है और हवा में तैरता है। यह वही सफेद रोशनी है जिसके बारे में बूढ़े बाबा ने बताया था। अप्सराएं कुछ खोज रही हैं। बस यही है, अर्जुन ने घोषणा की। रात का खाना, चलो स्टोव जलाते हैं। उसके बैग का जमीन पर गिरना हवा के शोर में भी अजीब तरह से गूंज उठा, एक परेशान करने वाली गूंज। विक्रम ने खाना पकाने का सामान निकालना शुरू किया। समीर मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसकी आंखें चौड़ी थी। आकाश अब गहरा, स्याही जैसा बैंगनी था और हिमालय के विशाल,
बर्फ से ढके पहाड़, दूर पर प्रेत जैसी आकृतियां थे। यह दृश्य लुभावना था, पर उसका ध्यान उस मंडार घाटी पर था जो ठीक नीचे थी। यार, समीर ने कहा, उसकी आवाज सपाट थी। नीचे देखो, बताओ तुम्हें कुछ दिखता है। उसकी आवाज में एक अनकही बेचैनी थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो नहीं दिखना चाहिए था। उन्होंने जल्दी जल्दी भोजन समाप्त किया। सूखी राशन की हर टूटने की आवाज, मिट्टी के तेल के स्टोव की हर फुसफुसाहट उस सन्नाटे में भयानक रूप से गूंज रही थी। अर्जुन ने अपनी लाल जैकेट थोड़ी तक खींच ली, जैसे पहाड़ के अनकहे नियमों के प्रति एक मौन विद्रोह। रात 10 बजे तक वे छोटे से मंदिर के कमरे में अपने स्लीपिंग बैग में दुबक चुके थे। बाहर हवा लगातार चीख रही थी, पर उसकी दहाड़ के नीचे एक और आवाज उभरने लगी, सूक्ष्म, कपटी, जैसे पत्थर पर रेत को धीरे धीरे रगड़ा जा रहा हो। समीर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे हवा में एक गहरी, मौलिक अशांति महसूस हो रही थी। यह जगह प्राचीन और क्रोध से भरी थी। उसने दरवाजे के ठीक बाहर कुछ सरसराहट सुनी, पर जब उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की, तो वह आवाज रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। फिर एक आवाज उभरी जो हवा से परे थी। यह संगीत था। एक पतली, तरल धुन के रूप में शुरू हुई, उदास और दिल को तोड़ देने वाली, जैसे किसी रीड वाद्य यंत्र पर बजाया गया बांसुरी सोलो। यह गहरे दुख और असहनीय लालसा की आवाज थी। क्या तुमने वह सुना? समीर ने फुसफुसाते हुए विक्रम के पैर पर ठोकर मारी। विक्रम आधी नींद में करा उठा। सिर्फ हवा है सैम, सो जाओ। हालांकि अर्जुन पूरी तरह से जाग रहा था। उसकी आंखें विकृत लकड़ी के दरवाजे पर टिकी थी। संगीत अब निर्विवाद रूप से वास्तविक था, हवा से ज्यादा साफ, सितारों से ज्यादा नजदीक। यह कोई कठोर, जगाने वाली आवाज नहीं थी। यह सुखदायक, लगभग सम्मोहक थी, उन्हें उनके डर से बाहर खींच रही थी। यह संगीत इतना मधुर था कि उसमें पहाड़ के शहद और आंसुओं का स्वाद था। खैट पर्वत की हवाओं में आज भी जीतू बगड़वाल की बांसुरी की धुन गूंजती है। कहते हैं, उसके मनमोहक संगीत ने अप्सराओं को भी धरती पर खींच लिया था। वह धुन अब भी बाकी है, अनजान राहगीरों को एक भूतिया लालच देती हुई। समीर को एक आदिम भय ने जकड़ लिया था। संगीत प्यारा था, पर खैट पर्वत की अकेली चोटी, जहां से एक संगीतकार गायब हो गया था, ने इसे भयावह बना दिया। उसने स्लीपिंग बैग की डोरी कसकर बांध ली, प्रार्थना की कि यह रुक जाए। पर अर्जुन दूर नहीं हटा। वह स्तब्ध था, कोई डर नहीं, बस एक भारी निमंत्रण। यह संगीत उसके लिए बज रहा था, उसके विद्रोही संदेहों का एक इनाम। उसने चुपचाप अपने बैग की जिप खोली। कहाँ जा रहे हो? विक्रम ने बुदबुदाया। उसकी नींद आधी टूटी थी। अर्जुन ने फुसफुसाया, बस थोड़ी हवा चाहिए। उसकी लाल जैकेट रात के अंधेरे में एक अजीब चमक बिखेर रही थी, जैसे किसी अदृश्य आंख को खींच रही हो। उसने धीरे से बोल्ट हटाया। धातु की वह आवाज उस सन्नाटे में चीख जैसी लगी। हवा भी अचानक थम गई थी। तभी बांसुरी का संगीत गूंज उठा। वह दरवाजे के ठीक बाहर था, बेहद स्पष्ट, ठंडी हवा में कांपता हुआ। अर्जुन बाहर कगार पर निकला। संगीत तुरंत बंद हो गया। एक गहरा, डरावना सन्नाटा छा गया। समीर और विक्रम हड़बड़ाकर उठ बैठे। संगीत का अचानक रुक जाना बांसुरी की धुन से भी ज्यादा भयानक था। अर्जुन, विक्रम ने पुकारा। उसकी आवाज पहाड़ों में खो गई।
समीर ने टॉर्च जलाई। दरवाजे पर रोशनी पड़ी, पर अर्जुन वहां नहीं था। वे बाहर भागे। कगार पर सिर्फ प्राचीन मंदिर और पहाड़ों का अंतहीन अंधेरा था। अर्जुन कहीं नहीं था। उन्होंने टॉर्च से संकरी कगार पर रोशनी डाली। पथरीली जमीन पर दरवाजे से कुछ दूर समीर की टॉर्च ने एक लाल चमक पकड़ी। वह लाल जैकेट थी। एक चिकने पत्थर पर पड़ी, जैसे किसी ने अपनी खाल उतार दी हो। ढलान के किनारे, जहां कोहरा सब निगल रहा था। अर्जुन की जैकेट देखते ही विक्रम घबराया और तेजी से पहाड़ी की ओर भागा। ऊपर पहुंचते ही जैकेट गायब थी। तभी झाड़ियों से एक सरसराहट सुनाई दी। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। दिल तेजी से धड़क रहा था। पीछे हटते हुए वह एक सूखे पेड़ से टकराया, पर झाड़ियों की आवाज अब भी थी। हिम्मत कर वह आगे बढ़ा और देखा, अर्जुन वहां खड़ा था। पीठ उसकी ओर थी। किसी चमकती रोशनी को टकटकी लगाए देख रहा था। पास जाने पर विक्रम ने भी वह रोशनी देखी, जिससे सुंदर आकृतियां उभर रही थी। खेत पर्वत की अप्सराएं। किंवदंती है कि इन्हें देखने वाला अपना होशहवास खो देता है, संसार की हर स्मृति भूल जाता है। गांव वाले कहते हैं, खेत पर्वत पर रात को मत जाना। रोशनी या आवाज दिखे तो आंखें कान बंद कर लो। यह उनका बुलावा होता है। जो लौटते हैं वे बस खाली खोल होते हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तभी रिज लाइन से एक आवाज आई, ऊंची, स्पष्ट, चांदी की घंटियों सी। यह हंसी थी, खुशी की नहीं, बल्कि ठंडी, मजाक उड़ाती, अमानवीय। एक पल को ठहरी, फिर बजरी पर तेजी से दूर होते कदमों की हल्की आवाज। समीर को एक गहरी, ठंडी दहशत ने जकड़ लिया। अप्सराओं ने उसे सिर्फ बहकाया नहीं था, उन्होंने उससे वह सब छीन लिया था जिससे वह उनका सामना कर सकता था। वे 10 मिनट तक वहीं खड़े रहे, एक दूर दराज के मंदिर से चिपके हुए, उस लाल जैकेट को घूरते हुए। बांसुरी का संगीत कभी नहीं लौटा, सिर्फ हवा थी, अब एक भूखी सांस की तरह उनके शोर मचाने का इंतजार कर रही थी। उस सूर्योदय का इंतजार जिसका उन्हें डर था।